धारचूला शहर है और धारचूला शहर भारत और नेपाल के बीच में विभाजित है। दोनों शहर को भारत का हिस्सा दूसरी तरफ और जिस तरफ से मैं बोल रहा हूँ वो नेपाल, और इनको जोड़ता हुआ एक पुल, और वो पुल इन देश की सौहार्द को है। आगे इस समय हम तवा घाट में हैं और तवा घाट में ये धौली गंगा नदी है, जिसका संगम काली नदी से होता है। इस क्षेत्र को अगर हम देखें तो पूरा पत्थर, मिट्टी और बहुत बड़े बड़े गारे देख के आ रहे हैं। ये नदी आपको दिखाई दे रही है, जिससे पानी कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि नदी को बांध दिया गया है। ऊपर कुछ किलोमीटर पहले ये नदी पे बांध बना हुआ है। बांध से जब पानी छूटता है तो पानी आता है, नहीं तो नदी पे पानी कम होता है। बारिश के दिनों में पानी बहुत बढ़ जाता है। 2013 में केदारनाथ आपदा के दौरान जब उत्तराखंड में जो सबसे भयंकर आपदा हुई थी, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे, इस जगह पे भी इस नदी में काली और धौली में भयंकर बाढ़ आई थी। और ये जो जगह है जहाँ पर एक पुल बना हुआ है, इसके पास में पूरा तवा घाट का एक बहुत बड़ा बाज़ार होता था। वो इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा बाज़ार था। 50-60 से अधिक दुकानें वहाँ पर हुई और वो सारी दुकानें उस आपदा में बह गई, लोग बेघरबार हो गए। और उसके बाद ये बिल्कुल, अगर हम धारचूला से जब यहाँ आते हैं 17 किलोमीटर 18 किलोमीटर की यात्रा, हमको 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है। और पूरी जगह पे कहीं पर भी एक चाय पीने तक का यहाँ पर रेस्टोरेंट नहीं है। मतलब ये कि आपदाएं कैसे आ रही हैं, उनसे सबक सीखने की ज़रूरत है। और ये क्षेत्र बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर उधर रोड देखें, ये नारायण आश्रम को जाने वाला रोड है और यहाँ पर बारिश आने के बाद ये सब सड़कों में चलना बहुत मुश्किल होता है। पत्थरों की स्थिति बहुत ख़राब है। हर जगह पे हम देख रहे हैं कि तोड़ा ताड़ी और ब्लास्टिंग चल रही है, और जिसके फलस्वरूप जो है पहाड़ भी कच्चे हुए कहीं न कहीं। हालांकि हमको लगता है कि यहाँ के पहाड़ थोड़ा मजबूत है, लेकिन फिर भी एक बात समझ में आ गई है कि हम अपनी नदियों को बचाने की हमारी जिम्मेवारी है। और अगर नहीं बचाया तो ये आपदाएं लगातार आती रहेंगी, और फिर ऐसा ही होगा कि जो तवा घाट यहाँ पर था वो आज कहीं दिखाई नहीं देता है। मैं इस समय धारचूला में हूँ और धारचूला नेपाल में इस शहर का नाम है। वैसे हम धारचूला कहते हैं, भारत में सामने दिखाई दे रहा है। भारत और नेपाल के बीच में ये महाकाली नदी, नेपाल में इसे महाकाली नदी कहा जाता है, पवित्र महाकाली नदी। और शिव और महाकाली से इसको जोड़ के देखा गया है। नेपाल का अगर पूरा नदियों की इस नदी की पूरी संस्कृति को देखें तो है शिव है, और नेपाल के राष्ट्रगुरु गोरखनाथ जी हैं। ये सब वहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये लिपू लेक और मालापानी से यहाँ पर आती है। एक शहर, दो देश, एक नदी, दो देशों की संस्कृति को जोड़ते हैं। ऐसा अद्भुत समागम बहुत कम देखने को मिलता है। नदियों ने संस्कृति की रचना की है, नदियों ने देश बनाया है, नदियों ने समाज बनाया है। इन नदियों को बचाना हमारा कर्तव्य है। ये नदी जो है भारत और नेपाल की संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है।
ये जगह धारचूला और जोलजीबी के बीच में है और जोलजीबी यहाँ से 4 किलोमीटर है। देखिए काली नदी की घाटी बेहद खूबसूरत। भारत और नेपाल दोनों तरफ हरा भरा क्षेत्र। ये है गौरी गंगा। मिलाम ग्लेशियर से चल के ये अब जोलजीबी नामक जगह पर और जोलजीबी में अपने संगम स्थल की तरफ जा रही है। जोलजीबी में गौरी गंगा अपने आप। हम जोलजीबी के संगम पे खड़े हैं। जोलजीबी जो है धारचूला से 30 किलोमीटर पहले पड़ता है और ये गौरी नदी है, गौरी गंगा इसको कहते हैं साथ। और मेरे पीछे काली नदी जो है धारचूला से आ रही है। आप उस धारचूला से काली नदी में गौरी गंगा यहाँ पर मिल रही है। आप इसका ये मिलाम ग्लेशियर से आती है और यहाँ पर इसका संगम हो रहा है। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ गति से इन नदियों की धारा है और यहाँ पर ये काली नदी में अपने को समाहित करके आगे काली नदी बनकर जा रही है और यहाँ से आगे काली नदी जाती है और उसके आगे फिर गोरखपुर से होते हुए शारदा बन के कचरे से प्रवेश करती है। तो काली नदी की ये इतिहास हम आपको शुरुआत से बता रहे हैं, इसका ज्योग्राफी, इसका भूगोल और यहाँ पर इतना शक्तिशाली इसका संगम हो रहा है कि अगर एक नॉर्मल दिन में पानी की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ है तो आप लगा सकते हैं कि अगर मानसून का समय हो तो दोनों नदियों की धारा कितनी ताकत के साथ नीचे जाती होगी, उसके साथ कितना जो है पत्थर और रोड़ी और ईंट और बजरी अपने साथ लेके आती है। अस्कोट जो यहाँ का सबसे ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है। ये अस्कोट है और अस्कोट उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं में पाल राज परिवार का शासन बहुत वर्षों तक रहा है और ये उनका किला था। किला कहिए महल की, लेकिन ये भी समझ सकते हैं कि इस दौर में पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार से राजशाही रही होगी। शायद जनता को समर्पित राजशाही रही होगी, क्योंकि मैदानी भागों में जिसे हम किला कहते हैं वो एक प्रकार से पूरा शहर होता है। लेकिन अस्कोट का महत्व इसमें है कि उत्तराखंड का जो छुपा हुआ इतिहास है उसके बहुत सारे पन्ने यहाँ से निकाले जा सकते हैं। नीचे जोलजीबी में गौरी गंगा और काली का संगम वो दिखाई दे रहा है सामने। नदी अब झूला घाट के लिए जा रही है यहाँ से। ये जगह झूला घाट और जोलजीबी के बीच में। नेपाल से आ रही है, बहुत साफ, और यहाँ पर झूलाघाट से 5 किलोमीटर पहले ये काली नदी में मिल जाती है, सहायक हो जाती है। छोटा सा संगम
ये चमेलिया नदी नेपाल से और झूला घाट से 5 किलोमीटर पहले ये काली नदी में मिलती है और यहाँ से फिर आगे झूला घाट की ओर। ये है झूला घाट और यहाँ पर काली नदी है, उसका जो चौड़ाई है वो अचानक से कम होती है क्योंकि चट्टान के बीच से गुजरती है और ये बहुत कम दूरी है और सामने नेपाल है। नेपाल का ये झूला घाट है। ये पिथौरागढ़ है, मिडोज ग्रेजिंग लैंड जिसे हम कह सकते हैं। शायद एक ज़माने में पूरा क्षेत्र ऐसे ही रहा। ये है पनार नदी और ये पनार नाम का जगह है करीबन 40 किलोमीटर पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ बागेश्वर अल्मोड़ा के राजमार्ग पर। और ये पनार नदी जो है अभी पनार नामक स्थान पर ये इसका संगम होता है सरयू नदी के साथ। ये कह सकते हैं कि सरयू में जाके अपने को समाप्त करती है सीधे सरयू में। और इस प्रकार अब ये सरयू बन के आ गई। उधर सरयू नदी जो है बागेश्वर से इधर आ रही है और बागेश्वर से ये एक लंबी यात्रा करते हुए अभी पनार और पनार में ये पनार नदी से अपने को ख़त्म करती है। पनार नदी की यात्रा यहाँ संपन्न और सरयू नदी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ से 7 किलोमीटर दूर सरयू में पूर्वी रामगंगा नदी मिलती है और फिर वो आगे पंचेश्वर की तरफ काली नदी में मिलने के लिए वहाँ से प्रस्थान करती है। फिलहाल यहाँ पर ये संगम पनार का शायद बारिश के दिनों में
इसकी रफ्तार या इसका पानी ज़्यादा होता होगा। इस समय सरयू के मुकाबले काफ़ी छोटी लेकिन पर्वतीय नदी। इस समय हम रामेश्वर नामक स्थान पे हैं। पिथौरागढ़ शहर से 40 किलोमीटर दूर है और रामेश्वर में सामने से आ रही है पूर्वी रामगंगा नदी और सरयू नदी पनार से आकर के यहाँ पर उसका संगम हो रहा है और यहाँ से ये नदी फिर आगे पंचेश्वर की ओर जा रही है। अब जैसे हम देखें कि जैसे ही ये नदी मैदानी भागों में आ रही है, हमारे यहाँ परंपराओं के नाम पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस स्थल को अगर सामने देखें तो यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है, मुंडन और कई धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं जिन्हें करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आपत्ति है वो इस बात में है कि नदी को हम स्वच्छ कैसे रखें। यहाँ पर कई चीज़ें हैं जो नदी पे जाल करके की गई हैं, नदी पे शायद सब जलाए गए हैं और पूरा बिल्कुल इसके किनारे पे है और ये एक प्रकार से जो है बहुत ख़राब है। हमें लगता है कि ऐसी प्रक्रियाओं को नदी से दूर रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से इस प्रकार की जलनशील चीज़ों को नदियों में ना डाला जाए ताकि वो सब साफ रह सके। रामेश्वर और यहाँ पर सरयू नदी में सामने से आती हुई पूर्वी रामगंगा और अब यहाँ से इनके संगम के बाद ये सरयू बनकर आगे पंचेश्वर की तरफ। और यहाँ से सरयू नदी काली नदी में मिल जाती है और अपनी यात्रा समाप्त करती है। काली में सरयू मिलने के बाद ये शारदा बनते हैं और फिर आगे जाते हैं। सरयू की हमने यात्रा पूरी पनार के संगम से देखी थी। वैसे ये बागेश्वर से होते हुए पहाड़ों से उतरते हुए लगभग 150 किलोमीटर की यात्रा करती है। एक बहुत सुंदर नदी है और इसमें पनार, रामगंगा और अन्य छोटी मोटी नदियाँ मिलती हैं और आखिर में ये अब अपने संगम स्थल की तरफ जा रही है। पंचेश्वर महादेव का मंदिर है तो है और इस नदी को अभी बहुत पवित्र नदी माना जाता है। इस समय हम पंचेश्वर के संगम पर हैं। सरयू नदी उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले से होकर के अभी 150 किलोमीटर की यात्रा खत्म करके यहाँ पर काली नदी में मिल रही है। काली नदी की यात्रा हमने धारचूला से पूरी देखी है और धारचूला से लेके यहाँ तक इसमें अनेकों नदियाँ समाती हैं। दोनों नदियों में 5 बड़ी नदियों का संगम है, इसलिए यहाँ पर पंचेश्वर कहा जाता है। और पंचेश्वर में काली और सरयू दोनों अपनी पहचान को समाप्त कर देती हैं और इसके बाद एक नई नदी शारदा का जन्म होता है और शारदा नदी बनकर ये नदियाँ आगे टनकपुर की तरफ प्रस्थान करती हैं और फिर उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में इसका प्रवेश होता है। तो दोनों नदियों की यात्रा हमने देखी, सरयू और काली की, और किस प्रकार से ऊंचे हिमालयी क्षेत्र से आकर के अब ये यहाँ पर शारदा नदी बनते हैं और उनकी यात्रा को देख करके दिखाई देता है कि कितनी ख़तरनाक नदियाँ भी हैं यदि इनको हम नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। दोनों नदियाँ अपने साथ बहुत सा गारा, मिट्टी, पत्थर, चट्टानें, इतने बड़े बड़े पत्थरों से होकर गुजरती हैं और रास्ते में अगर उनको देखें तो ये नदियाँ इस क्षेत्र को बहुत हरा भरा भी बनाती हैं। हमने इन दोनों नदियों के आसपास के इलाकों को देखा है। दोनों का क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है और पूरी तरह से ग्रीन है जिसे हम बोल सकते हैं और इसलिए ये ज़रूरी है सरकार के लिए भी, लोगों के लिए भी, इन नदियों को बचा के रखें, इन नदियों को साफ़ रखें और इन नदियों को नियंत्रण करने की ज़्यादा कोशिश ना करें। जहाँ पर भी बांध बन रहे हैं वो बनते रहें, लेकिन एक समायोजन करके रखना पड़ेगा कि कितना हमें चाहिए और कितना हम इन संसाधनों का दोहन कर सकते हैं।
काली नदी में अधिक पानी और पूरी तरह से वो सरयू को अपने में समाहित कर लेती है। देख सकते हैं उसके संगम पर काली नदी ने तीनों तरफ से इसे घेरा है। सरयू का पानी बिल्कुल हरा और काली नदी का पानी धुंधला, लेकिन तीनों तरफ से उसको घेर करके एक बड़ी नदी के सामने किस प्रकार से छोटी नदी दिखाई देती है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोनों का संगम। और आगे फिर ये शारदा नदी। शारदा नदी इस समय पूर्णागिरि मंदिर के पास से चंपावत जनपद का हिस्सा टनकपुर शहर से कुछ दूरी पर, और ये नदी की रफ्तार बहुत तेज। टनकपुर में, और यहाँ पर इस नदी के ऊपर एक बैराज जो भारत नेपाल संधि का, इसका कुछ हिस्सा पानी का नेपाल में और कुछ भारत के लिए। में हम बनबसा में हैं। बनबसा भारत नेपाल सीमा पर उत्तराखंड का एक अंतिम शहर है, और ये शारदा नदी जिसे हम पंचेश्वर से देख रहे हैं अब मैदानी क्षेत्र में, ये तराई का इलाका ऐसे कहा जा सकता है। और यहाँ से शारदा नदी अब आगे खटीमा होते हुए लखीमपुर खीरी, फिर सीतापुर और अंत में बहराइच में ये घाघरा नदी में मिलती है। तो हिमालय की चोटी से काली नदी के तौर पे शुरू हुई ये नदी, और उसमें कई नदियों का संगम होते हुए आज ये बनबसा में पहुँचा। बनबसा एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ से हम देखेंगे तो भारत से नेपाल के बीच में लोग जाते हैं, पुल बना हुआ है और उससे दोनों देशों के बीच आवागमन होता रहता है। और खटीमा से पार करते हुए ये शारदा नदी, ये सुरई के जंगल हैं और ये पूरनपुर की तरफ जा रहे हैं। इस समय हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर हैं, और सुरई का क्षेत्र, सुरई जंगलों से होते हुए हम आए हैं। शारदा नदी यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रही है। इस पूरे सुरई क्षेत्र के बाद अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व है सामने। इसकी जो हमने यात्रा देखी धारचूला से लेकर के, और अब ये झनकैया नाम की एक जगह है जहाँ से उत्तर प्रदेश शुरू होता है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व शुरू होता है, वहाँ तक की यात्रा एक बड़ी मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत यात्रा है। और कोशिश की जानी चाहिए कि इस शारदा नदी की सुंदरता को और इसकी पवित्रता को बचा के रखना, ताकि हमारे किसान, हमारे मजदूर सबको पानी मिलता रहे और इसकी जैव विविधता भी कायम रहे।
समय हम लखीमपुर खीरी के नखा नाम की जगह पर हैं और ये शारदा नदी अपने यहाँ से ये नदी अब घाघरा में मिलने के लिए आगे 50 किलोमीटर दूर। लेकिन अगर यहाँ पर इस नदी में पानी का बहाव देखें तो बहुत ज़्यादा है। ये नदी बहुत चौड़ी है और इसका कारण है कि मानसून में इस नदी में बहुत भयानक बाढ़ आती है हर साल और इस क्षेत्र में खेतों को तबाह कर देती है। इससे नदी के दो जब मानसून का यानी कि जुलाई के महीने में बारिश होगी तो पूरा का पूरा पानी से भर जाएगा और नदी चल जाता है। शारदा नदी और घाघरा नदी जो जहाँ ये मिलने जा रही है दोनों ही पूर्वी उत्तर प्रदेश इनके बाढ़ आने से भयानक तबाही हुई है। और अब जब शारदा नदी हमने प्रतिमा में देखी थी या बनबसा में देखी थी इसका पानी और यहाँ पर तो बड़ा अंतर है। इसका मतलब ये है कि शहरों में आकर के वहाँ की फैक्ट्रियों का जो मलबा है जो कूड़ा कबाड़ है वो नदियों में जा रहा है और इसका पानी बहुत गंदा हो चुका है इस समय और उसमें कई प्रकार के आपको कूड़ा करकट कबाड़ दिखाई दे रहा है। नदी में बहुत सारे पंछी भी इस समय हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है और इस प्रकार से ये नदी अब धीरे धीरे करके यहाँ से 50 किलोमीटर दूर घाघरा में इसका समापन होगा। ये है पीतमबारी नेपाल में ईसा पानी से करीब 4 किलोमीटर दूर और ये देख सकते हैं हम कि कर्णाली नदी कैसे घाटियों के बीच से यहाँ से निकल रही है। जैसे जैसे ये तराई मैदानी क्षेत्र की तरफ जाती है इसका जो फाट है बहुत चौड़ा होता जाता है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में नदी की पूरी यात्रा एक खूबसूरत यात्रा होती है जिसके किनारे हम कई छोटे छोटे गांव देखते हैं। यहाँ से इसका पाट कई जगह पे बहुत कम ये सब गोल्डन फिश कर्णाली नदी से अभी अभी ताज़ा निकली है। वाह ये है तीसा पानी नेपालगंज से लगभग 70 किलोमीटर कर्णाली या कैलाली प्रांत का हिस्सा एक छोटा सी कस्बा और आगे से ये नदी के कुछ हिस्से हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। नेपाल के इस प्रांत में ये कर्णाली नदी ईसा पानी से आगे भारत के बहराइच जनपद में प्रवेश करती है और कर्णाली नदी के दो हिस्से और फिर ये अपनी यात्रा आगे रखकर बहराइच में गिरजापुरी के बाद और शारदा के साथ इनका तीसा पानी
ये है करनाली नदी और ये नेपाल का चीसा पानी। यहाँ से हम पूरे क्षेत्र की बहुत तस्वीर देख सकते हैं। ये चीसा पानी का दृश्य। चीसा पानी का करनाली नदी के ऊपर पुल और इस समय हम करनाली की सैर कर रहे हैं सुबह सुबह। पानी का बहाव काफ़ी तेज़, हवा भी बहुत तेज़। करनाली और महाकाली नेपाल की दो बहुत बड़ी नदियाँ और दोनों हिमालय के क्षेत्रों से गुजरती हुई, यानी कि ट्रांस बाउंड्री रिवर्स भी इनको कह सकते हैं। और बहुत सुंदर नदियाँ अपनी स्वाभाविक प्रकृति में कितनी खूबसूरत होती हैं ये दिखाई देता है। जब हम इनके ऊपर बांध बनाते हैं, इनको रोकने का प्रयास करते हैं, तो ये तबाही लाती हैं। और करनाली जब नेपाल से भारत में प्रवेश करती है तो बहराइच जिला जो उत्तर प्रदेश का है, इसके तिकोनिया नामक जगह से, लेकिन वहाँ से इसका दो हिस्सों में पार्ट बनता है। एक तरफ कुड़ियाला, दूसरी तरफ गेरुआ, और इस प्रकार से ये वहाँ गिरजापुरी बैराज में दोनों जब मिलते हैं तो घाघरा नदी बनते हैं। और हम गिरिजापुरी के पास हैं। ये कतरनिया घाट टाइगर रेंज के बिल्कुल नज़दीक। ये घाघरा नदी घाघरा बैराज से आधिकारिक तौर पर घाघरा नदी की शुरुआत यहीं से होती है। और इस सामने एक छोटा सी मंदिर। इस समय हम घाघरा बैराज पे हैं और घाघरा बैराज बहराइच और लखीमपुर खीरी के बीच में है। ये घाघरा नदी की आधिकारिक शुरुआत है भारत के अंदर। आगे इस बैराज से पहले हम देखते हैं कि 3 नदियाँ इसमें मिलती हैं। वैसे वो 2 नदियाँ हैं, एक कौड़ियाला और दूसरी गेरुआ। दोनों नदियाँ जो है वो नेपाल से आ रही हैं, करनाली नदी का हिस्सा है और भारत में आके ये यहाँ पर मिल कर के अब घाघरा नदी की शुरुआत होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा इसका साइज़ है और मानसून के समय घाघरा अपने चरम बिंदु पर होती है। पूरे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के इलाके घाघरा की बाढ़ में अक्सर डूब जाते हैं
ये नदी अपना रास्ता भी काटती है और कटान भी करती है। इन सब चीज़ के बारे में बहुत सोचने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसा होता है। लेकिन हिमालय की नदी है घाघरा, और करनाली के ज़रिए घाघरा में शारदा का मेल आगे त्रिमोहानी घाट पे होता है, और फिर ये घाघरा आगे सरयू बन कर के अयोध्या में आती है, और फिर उत्तर प्रदेश के बस्ती, गोंडा, आजमगढ़, बलिया से होते हुए रेवलगंज बिहार में इसका समापन होता है। तो ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इसका कई स्थानों पर इसका जो चौड़ाई है वो बहुत बड़ी दिखाई देती है। घाघरा बैराज पे ये घाघरा नदी, यहाँ से आगे बहराइच, फिर गोंडा और अयोध्या की ओर। यह है सरयू योजक नहर, जो सिंचाई के लिए निकाली गई थी घाघरा बांध से, जिसे हमने गिरजापुरी में भी देखा। और ये कतरनिया घाट रेंज में है, चारों तरफ घने जंगल हैं। त्रिमोहानी घाट, ये है सरयू नदी। सरयू नदी त्रिमोहानी घाट से आगे। इस समय में त्रिमोहानी घाट, और त्रिमोहानी घाट में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लोग कपड़े धो रहे हैं, और यहाँ से ये दिखाएं आप तो पूरा कचरा और गर्द भरी हुई है। हम अपनी नदियों को बचाने की बात करते हैं, लेकिन नदी केवल प्रमुख तीर्थ स्थानों पर ही बचा के नहीं बचाई जा सकती। सरयू नदी इस जगह से आके इसको ढूंढने में हमें बड़े समय लगा है, क्योंकि लोगों को यहाँ पर पता भी नहीं है। ये त्रिमोहानी घाट है बहराइच जहाँ, और त्रिमोहानी घाट पे लोगों को भी नदी का नाम नहीं पता है। लोग इसको त्रिमोहानी नदी कहते हैं, सरयू को यहाँ से आगे बोलते हैं, लेकिन ये सरयू का पानी इसमें मिलता है और फिर ये आगे बढ़ती है नदी। और अब इसके बाद जो है कर्नलगंज, और उसके बाद गोंडा के रास्ते जो है वो अयोध्या में आती है। नदियों को बचाने की जिम्मेवारी केवल एक जगह पे नहीं है, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। यदि हम अपनी नदियों को बचाना चाहते हैं, तो हम अपनी नदियों से फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उसको बचाएँ भी। यहाँ पर ही हज़ारों की संख्या में लोग नदी में कपड़े धोते हैं नदी किनारे, लेकिन नदी का स्वच्छता के बारे में कोई चिंता किसी को शायद नहीं है। नदी में लोग स्नान भी करना चाहते होंगे, और यहाँ पर एक घाट भी है, तो ये घाट किस प्रकार का, जब उसकी सफाई हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही समझना बहुत ज़रूरी है कि अपनी नदियों को अगर बचाना है, तो हर गाँव में, हर जगह पे लोगों को उससे जुड़ना पड़ेगा। यदि हमारी संस्कृति नदियाँ बनाती है, तो हमें तो सोचना पड़ेगा कि अगर नदियाँ नहीं रहेंगी तो हम कहाँ हैं।
ये घाघरा नदी अब शारदा नदी के साथ इसका संगम यहाँ से हम देख सकते हैं। थोड़ा सी बहुत मुश्किलों के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। ये घाघरा और सरयू यहाँ से, और ये अब संगम की तरफ शारदा नदी की। बहुत मुश्किलों के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। दिक्कत है, बाढ़ कैसे आती है यहाँ पर? यहाँ बाढ़ आता है और पानी भी यहाँ बहुत परिमाण आता है पानी। यहाँ कोई साधन नहीं। हाँ, ये बताऊँ कि जो बाढ़ आती है तो आपके कितने खेत आपके पास में? हमारे पास में साहब जो है ये फॉरेस्ट विभाग का है जमीन। अच्छा, 2-3 फॉरेस्ट। बीघा अच्छा। खेती का जमीन नहीं है, फॉरेस्ट का जमीन। फॉरेस्ट वाले भी परेशान करते हैं क्या? अब ये तो सभी लगा रहता है। जब यहाँ बाढ़ आती है तो क्या स्थिति रहती है इस जगह पे? इस जगह पर कोई यहाँ आदमी नहीं पहुँच पाएगा। और जो गांव है वो गांव बचे रहते हैं और गांव भी डूब जाते हैं पानी। गाँव भी डूब जाता है। केवल किसी तरह से आदमी अपना बसर करता है यहाँ। हर साल नदी अपना तटबंध बदल देती है, हर समय कभी इधर कभी उधर, और कटान भी करती है। कटान भी करती है। कटान तो हर साल ही लगा। इधर पहले उधर उधर था तो काटते काटते इधर लेकर के चली आई अच्छा, है। पूरा बदल दिया है। हाँ, घाघरा कहाँ पर बहती थी पहले? वो पहले सामने वो बहुत पेड़ दिख रहा है ना, हाँ जी। वो सामने नदी के उस पार। अच्छा। वो बड़ा वो मेन वो है उसका। उधर जो है अच्छा, उधर थी पहले हाँ नदी, पहले उधर है, अभी इधर आ गई। अब इधर है मेन। हजारों एकड़ जमीन इधर चली गई। बहुत उसमें ज्यादा कोई जगह ठिकाना है। ही नहीं है। हजारों एकड़ जमीन जो है बदल गई हाँ। और नदी में डूब गई। डूब गई। पानी इसमें चल रहा है, इसमें क्या फायदा होगा? देखो लास्ट में जो दिख रहा है लम 6-7 किलोमीटर है वो। बाप रे। तो ये इस नदी का हालत देख सकते हैं, और इसके प्रति ये क्यों हो रहा है, क्या हमारे बांधों के कारण से क्या हम नदी को नियंत्रण कर सकते हैं? इस बारे में हमारे नीति निर्माताओं को सोचना पड़ेगा। इस समय हम उत्तर प्रदेश के सीतापुर, लखीमपुर खीरी और बहराइच जनपद की सीमाओं पर, और ये सीमा जो है यहाँ पर शारदा नदी और घाघरा नदी के मिलने पर है। उत्तराखंड के धारचूला से हम लोगों ने यात्रा शुरू की थी और शारदा नदी पंचेश्वर में आकर बनती है, और वहाँ से फिर विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए शारदा नदी आज अपने मुकाम पर पहुँच गई उत्तर प्रदेश के इस इलाके में। और यहाँ पर उसका संगम घाघरा नदी से होता है, जो घाघरा नेपाल से करनाली नदी के तौर पे आती है और बहराइच से होते हुए अभी इस क्षेत्र में यहाँ पर मिलती है, जहाँ से आगे फिर अयोध्या और उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों में जाती है, और अंत में बिहार में रेवलगंज में घाघरा गंगा नदी में मिलती है। अब इस जगह को अगर हम देखें तो घाघरा और शारदा दोनों नदियों का उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत मानसून के समय में बड़ा कटान वो नदियाँ करती हैं। आप देखें खेतों में पानी घुस जाता है, और ये जो संगम स्थल है ये शायद बहुत कम लोग यहाँ पहुँच पाते होंगे। बाहर के कोई भी व्यक्ति को शायद यहाँ आने की इतनी हिम्मत भी नहीं होगी। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके और पैदल और साइकिल बाइक पे चल के यहाँ पहुँचे हैं, और अब इसको देख सकते हैं कि जो जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर शारदा नदी का पानी आता था, और हर साल ये पानी जो है कटान मारता है और अलग अलग दिशा में बढ़ जाता है। ऐसे ही घाघरा का अगर हम देखें तो आप इस साथ में देखें, पूरा खेतों को वो कटान मारता है और अपना तटबंध बदलता है। इस कारण से इसका कोई एक निश्चित संगम नहीं है, जैसे हमने उत्तराखंड में देखा जहाँ नदियाँ जो है 90 डिग्री सेल्सियस के मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में जो है मानसून के समय ये दोनों नदियाँ सबसे ज़्यादा भयानक रूप दिखाती हैं। इससे बाढ़ में हजारों एकड़ ज़मीनें जो है पानी में डूब जाती हैं, किसानों की खेती खत्म होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में घाघरा और शारदा खतरनाक नदियां हैं या इन्हें खतरनाक बनाया गया है? तो जनप्रतिनिधि हैं और सरकार है, उनको सोचना पड़ेगा और यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि किसानों की ज़मीनें हर साल जो लाखों एकड़ ज़मीनें पानी में डूब जाती हैं मानसून के टाइम पे, वो बच सके। यहाँ से हम यही कहेंगे कि इस समय हमने देख लिया कि किस तरह से तटबंध बदलते हैं और किस तरह से जो जगह संगम की है वो भी बदल गई है।
रिविलगंज, बिहार। बिहार, रिविलगंज। और
हम जा रहे हैं इस समय 3 धाराओं के मिलन स्थल पर। मैं घाघरा में इस समय चल रहा हूँ और हमने गंगा नदी पार की थी और अब हम जा रहे हैं इन दोनों नदियों के मिलन स्थल, 3 नदियों के मिलन स्थल ना सोन नदी जो तीसरी धारा है यहाँ पर मिलती है। और तीनों जो है नदियाँ मिलने के बाद अब आगे जो है गंगा बनकर पटना की ओर यहाँ से आगे बढ़ती है। आधिकारिक तौर पे सोन को कहा जाता है कि पटना में उसका मिलन गंगा से होता है, लेकिन आप यहाँ पर देखें तो वो कहाँ पर है, बलवंत टोला संगम बोलता है के संगम है। तो ये पूरा हम देख सकते हैं कि कितना दूर पैदल चल के आना पड़ता, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेत बालू ये दोनों सभी नदियाँ अपने साथ लाती हैं। और ये देखिए बड़े बड़े पक्षी यहाँ पर, बहुत सुंदर। यहाँ पर अंतिम संस्कार के स्थल भी हैं और थोड़ा गंदगी भी है नदी में। इधर ही से जाएं, इधर से जाएं, बहुत गंदा है। तो अभी चलते चलते हम इस टापू पे आए और ये जो देख रहे हैं संगम, ये 3 नदियों का है। हालांकि आधिकारिक तौर पे गंगा को रेवलगंज में और सोन को पटना में दिखाया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि दोनों बलवंत टोला और जो जामा बोलता है। कौन सा जिला है, छपरा जिला, छपरा जिले का है। जामा बोलता है संगम। ये है सोन नदी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से आती है और उत्तर प्रदेश के कैमूर इलाके से, सोनभद्र के इलाके से बिहार में प्रवेश करती है। और यहाँ पर ये मिलन स्थल सोन, घाघरा और गंगा का। ये है सरयू घाघरा का पानी। चले जी।
बहुत ज़्यादा बालू है। बालू के पूरा मतलब समझते हैं कि पूरा गंगा घाट बालू से भरा पड़ा है। ये हमारी यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। हमने अपनी शुरुआत घाघरा नदी को लेकर के जो की थी। घाघरा के 2 हिस्से थे। एक हिस्सा करनाली से हम चले थे, नेपाल से, और उत्तर प्रदेश में जहाँ से घाघरा बैराज शुरू होता है, बहराइच जनपद में, वहाँ से ये यात्रा शुरू हुई थी। और घाघरा की जो पूरी भारत के अंदर लंबाई है वो करीबन 1100 किलोमीटर लंबी ये यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है गंगा नदी में आकर। घाघरा में क्योंकि शारदा नदी या महाकाली का पानी भी है, इसलिए कई लोग यहाँ पर भी इस नदी को सरयू नदी कहते हैं। आप सरयू का बड़ा महत्व है भारतीय जनमानस के ऊपर, और इसलिए अयोध्या में भी सरयू से बोला जाता है, और बाकी हिस्से में लोग सरयू के नाम से इसे जानना चाहते हैं। इसका एक धार्मिक महत्व है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर स्थान है, रमणीक स्थान है, लेकिन पहुँचना बहुत मुश्किल है जब तक कि सरकार कोई विशेष कदम न उठाए और यहाँ पर किसी प्रकार का एक साधन न हो कि लोग देखें और अपने नदियों के एक प्राकृतिक सौंदर्य उसका आनंद लें। तो घाघरा नदी की जो यात्रा थी वो करनाली की जो नेपाल में यात्रा है उसको आगे बढ़ाते हुए, और महाकाली नदी की या काली नदी की और उसके बाद शारदा नदी की जो यात्रा है, इसमें जो जिसका पानी घाघरा में मिलता है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में ईशानगर से, और फिर वो यात्रा लगातार इस नदी को और बड़ा बनाती चली जाती है। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में घाघरा नदी का नाम आता है। गंगा नदी की एक अन्य सहायक नदी है यमुना, जो इलाहाबाद में मिल जाती है, और यहाँ पर सोन और घाघरा गंगा में मिलकर के अपनी पहचान को खत्म करते हैं, और यहाँ से गंगा की धारा के तौर पे ये नदी अब 30 किलोमीटर आगे पटना शहर में जाती है। पटना का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है, उसको हम आने वाले समय में जाएंगे। वो मौर्य साम्राज्य का, अशोक के साम्राज्य का पाटलिपुत्र शहर है। तो ये समझ सकते हैं कि गंगा का महत्व कितना है हमारे समाज के अंदर, हमारी संस्कृति में। न केवल वो हिंदू धर्म का एक प्रमुख नदी मानी जाती है, लेकिन मुगलकालीन सभ्यता और बौद्धिक बुद्ध के प्रमुख जो राजकाज के लोग थे, मौर्य शासन था, उनका भी एक प्रमुख हिस्सा रहे। तो घाघरा नदी की इस यात्रा को हम यहीं रेवलगंज से आगे लगभग 30 किलोमीटर दूर खत्म करते हैं। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लोग ये समझेंगे कि ये जो है हिमालयी नदियाँ हैं। और हिमालयी नदियों की खास बात क्या है कि करनाली और महाकाली दोनों हिमालय से निकली, उनकी रास्ते बदले, आधे नेपाल में गए, और गंगा जो है पूरे उत्तर प्रदेश छूते हुए बिहार में प्रवेश कर रही है, और घाघरा और शारदा उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से, नेपाल के अलग अलग हिस्सों से आकर के बिहार में इनका संगम हो रहा है, और यहाँ इनकी यात्रा समाप्त होती है। यहाँ से गंगा आगे जो है पटना के रास्ते बंगाल की खाड़ी तक बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जाती है, और उसका एक हिस्सा बांग्लादेश की तरफ जाता है, जो आखिर में बंगाल की खाड़ी में मिलता है। तो इन नदियों की यात्रा को समझने की आवश्यकता भी है कि कैसे हमारी नदियाँ बनती हैं, और क्यों हमारे जीवन शैली के लिए और हमारे सब के लिए नदियों का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है।